इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले चढ़ावा चोरी की जांच कर रही यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की और एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में कल ही अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अदालत ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार, यूपी सरकार और एसआईटी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। इस मामले पर जल्द सुनवाई शुरू हो सकती है। उधर संसद में आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। अयोध्या का मामला जोर शोर से यहां उठाया गया है। दोनों ही सदनों में विपक्ष के सांसदों ने अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाने की कोशिश की है और उनमें अयोध्या का मामला भी जोर शोर से सुनाई दिया है। शोर शराबे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बार अब तक स्थगित हो चुकी है। संसद में हंगामे के बीच में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें विपक्ष की साझा रणनीति पर बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर बातचीत हुई है। अयोध्या को लेकर एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों की धनराशि की गणना फिर से 2 शिफ्ट में शुरू कर दी गई। एक हफ्ते के परीक्षण के बाद ट्रस्ट ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को 2 शिफ्ट में गणना करवाने के निर्देश दिए हैं। पहली शिफ्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक संचालित की जा रहे हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 कर्मचारियों को उनका एक दल है जो दान राशि की गणना कर रहा है और गणना के पर्यवेक्षक के लिए ट्रस्ट के एक और पूर्व सैनिक को जोड़ते हुए कुल 4 कर्मचारियों को अब तैनात किया गया है। पूर्व गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव के जेल जाने के बाद शोभनाथ मिश्रा को नया गणना प्रभारी बनाया गया है। ट्रस्ट ने सुरक्षा प्रभारी कैप्टन के तिवारी को प्रतिदिन की गणना रिपोर्टिंग का वरिष्ठ प्रभारी नियुक्त किया है। ट्रस्ट प्रतिनिधि के रूप में पूर्व सैनिक एसपी दुबे, शेषमणि तिवारी और शोभनाथ मिश्र की भी इसमें नियुक्ति की गई है। अयोध्या का चढ़ावा चोरी का मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसी लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। उसका पूरा खुलासा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत चोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई है, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत चोरी जबरदस्त है। ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने। राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री। इतना पाप करने के बाद मानसून क्या भगवान भी बख्शेगा नहीं हमें? लूट मची है, चंदा चोरी। सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती। अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली। पुलिस रिमांड में हुई पूछताछ में आरोपी टिन्नू यादव ने ये कबूला है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी कहा है कि उसने अपने भतीजे मनीष यादव को वहां पर अन्य आरोपियों के साथ इसीलिए लगाया जिससे चंदा चोरी में उसका शेयर बढ़ पाए और ज्यादा पैसा उस तक पहुंचे। पहला उसके जरिए और दूसरा काउंटिंग कर रहे भतीजे मनीष यादव के जरिए। इतना ही नहीं, चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थीं, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं और अब चूंकि रिमांड खत्म हुई है, पुलिस अब उन प्रॉपर्टीज पर जाकर जांच पड़ताल करेगी और दस्तावेज जो हैं उनसे मिलान करेगी और अगर ये प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं तो शायद इसके भी जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा हो सकती है। 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है
कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीना भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद भी की है। ये एक अर्टिगा कार है जो कि टिन्नू यादव की बताई जा रही है, जिसका नंबर यूपी 42 BN 8546 और कुछ कागजी दस्तावेज बरामद हुए हैं। साथ में जिस बुलेट से टिन्नू यादव चलता था वो बुलेट बरामद हुई है। ये दोनों राम जन्मभूमि थाने में खड़ी है और इसको लगातार पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पूछताछ के दौरान काफी अहम दस्तावेज भी टिन्नू यादव और मनीष यादव से बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में 3 कारों के साथ एक बुलेट की बरामदगी की गई है। उसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश के दस्तावेजों से लेकर सोने की कुछ चीजें भी बरामद की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने बताया कि किस गणना कर्मी की ड्यूटी कब लगाई जाएगी, यह वही तय करता था। उसी हिसाब से प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव ड्यूटी लगाता था। उसके बाद रमाशंकर, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, करुणेश और अविनाश आसानी से रकम पार करते थे। पता चला है कि जब भी गणना कक्ष में कोई चेकिंग की सुगबुगाहट होती थी तो टिन्नू यादव ही इस चोर गैंग को अलर्ट कर दिया करता था। 4 जून को चोरी के शक में कर्मियों की तलाशी लेने की बात भी टिन्नू ने लीक की थी, जिसके बाद अनुकल्प मिश्रा ने बाथरूम में 2,25,000 रुपए छिपाए थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है और ये मदद मांगी है कि फर्म का टर्नओवर, जो फाइनेंशियल सोर्स था, उसकी जानकारी, ट्रांसफर्स, उनके बारे में पड़ताल कर पुलिस को जानकारी दें। इतना ही नहीं, जो कंपनी पत्नी के नाम पर है वो सौंदर्य कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स के नाम पर है और सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ सरकार के विभागों में उस कंपनी को टेंडर्स भी मिले हैं। क्या टेंडर्स हैं, कहां से मिले हैं, इसकी जांच पड़ताल पुलिस आगे करने वाली है। बड़ी बात कहें तो ये है कि पुलिस ये पता लगाने में भी जुटी है कि टिन्नू यादव ने अपने काले धन को सफेद करने के लिए कहीं इस फर्म का सहायता तो नहीं लिया, या यूं कहें कि कहीं इस फर्म का जो ढांचा है, जो निर्माण है, वही चंदा चोरी की पैसे से तो नहीं हुआ है जिससे आसानी से काले धन को सफेद किया जा सके और टिन्नू यादव की काली कमाई किसी की नजर में भी ना आ सके। पुलिस अब इन मामलों की भी जांच में जुट गई है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। एक बड़ी खबर इसे मैं आपको देते हैं। अयोध्या के जनप्रतिनिधियों ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की है। एक दिन पहले जिले के 5 विधायक और महापौर ने चंपत राय से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इसमें नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, मिल्कीपुर विधायक चंद्र भानु पासवान, बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह की मुलाकात चंपत राय से हुई है। चंपत राय से लगातार हो रही मुलाकातों को कई लोग एक स्पष्ट संदेश के रूप में देख रहे हैं। पहले अयोध्या के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, इसके बाद रामनगरी के अनेक साधु संतों ने भी उनसे मुलाकात की, सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया, उन्हें पूरे प्रकरण में निर्दोष बताया। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनसे लगातार मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में ये और मुलाकातें। तो अयोध्या में एक तरफ दान चोरी के बाद ट्रस्ट से लेकर चारों तरफ एक्शन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ मंदिर में चोरी के महापाप से मुक्ति के लिए 9 दिवसीय प्रायश्चित अनुष्ठान भी चल रहा है। उसे लेकर साधु संतों से लेकर शंकराचार्य तक सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर की यज्ञशाला में इन दिनों आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा है। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने देश भर से बुलाए गए आचार्यों और बटुकों के साथ पूजा शुरू कराई है, जिसमें ट्रस्टी दिनेंद्र दास भी पूजा कर रहे हैं। इस पारंपरिक पूजा के साथ 11 पुरोहित विधि विधान से इस अनुष्ठान का संपादन कर रहे हैं।
दैनिक 251 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चल रहा है। देश भर से बुलाए गए 70 वैदिक आचार्य और गुरुकुल के बटुक वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक का पाठ कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक, विशेष हवन और शांति पाठ का भी आयोजन किया गया है। चढ़ावा चोरी के बाद किए जा रहे इस विशेष अनुष्ठान को प्रायश्चित पूजा बताकर साधु संत सन्यासी सवाल उठा रहे हैं। जो राम मंदिर में महापाप हुआ है, उस पाप का चाहे जितना प्रायश्चित लोग कर ले, अनुष्ठान और पूजन से मां भगवान राम क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा है कि जो प्रायश्चित की बात आप लोग कर रहे हैं, प्रायश्चित के लिए जरूरी है कि पहले पाप घोषित किया जाए, क्या पाप हुआ है। अभी पाप ही पता नहीं है, फिर किसके द्वारा वो पाप हुआ है उसका नाम घोषित किया जाए। किसी भी चीज के लिए प्रायश्चित पश्चाताप ही प्रक्षालन होता है। बड़ा अनुष्ठान होना होता है तो उसके पहले भूत शुद्धि इत्यादि और आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित पूजन किया जाता है। तो इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है और किस लिए प्रायश्चित किया जा रहा है? तुम कोष का माल हजम करके और उसी पैसे से अनुष्ठान करा करके पाप खत्म कर पाओ। अब जनता को बहुत बेवकूफ बना ले, कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है, इनका अनुष्ठान छल है। दूसरी तरफ ट्रस्टी और अनुष्ठान के यजमान दिनेंद्र दास का कहना है कि राम मंदिर परिसर की यज्ञशाला में यह अनुष्ठान 15 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और इसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा। कौन सा पंडित है जो प्रायश्चित बता रहा है, उसका नाम बताया जाए। हम लोग उससे जानना चाहेंगे कि किन किन ग्रंथों के आधार पर किन किन पापों के लिए कौन कौन सा प्रायश्चित वो बता रहा है। इस बीच राम मंदिर में चोरी की घटना के बाद पहली बार खबर है कि 23 जुलाई को आरएसएस और वीएचपी ने अयोध्या में संतों की बैठक बुलाई है। ये बैठक अयोध्या की मणिराम छावनी में होने वाली है। इस सम्मेलन का मकसद चोरी की घटना को लेकर ट्रस्ट के खिलाफ चलाए जा रहे संगठित अभियान के खिलाफ जागरूकता फैलाना और रणनीति बनाना है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी बैठक में ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन को स्थायी महासचिव नियुक्त करने का भी फैसला मंजूर हो सकता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।